हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए गणित का सीटेट का प्राथमिक स्तर का एक और पेपर हल करते हैं। यानी कि 30 प्रश्न, जिसमें जो है 15 गणित के होंगे और 15 गणित पेडागोजी के। तो सबसे पहले हम गणित पेडागोजी के जो 15 प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। उसके बाद 15 जो प्रश्न गणित के होंगे उन्हें हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो यदि पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। दूसरा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। और चौथा है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि यह प्रश्न जो है पीछे भी 1-2 बार पूछा गया है। तो यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा अपना रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा। यानी कि अगर 240 पे देख रहे हैं तो 360 या 480 इसे कर लीजिए, तो आपको स्पष्ट चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य नहीं है वह है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना। दूसरा है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और तीसरा है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता है प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की, तो वो है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि पहले वस्तु को, चीज़ों को मूर्त रूप में बच्चों के सामने रखें, फिर जो है अमूर्त की ओर जाएं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्लियर होगा। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। 4 चीज़ें दी गई हैं, इनका जो क्रम है इधर उधर है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा हमें बताना है। 4 चीज़ें क्या क्या दी गई हैं? मानसिक चित्रण यानी कि विजुअलाइजेशन, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन, और उसके बाद है औपचारिक निगमन। इन्हीं का क्रम हमें सही क्रम बताना है। तो ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए जो सही श्रेणी क्रम होगा वो होगा पहला ही ऑप्शन। पहले मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर अनौपचारिक निगमन और उसके बाद औपचारिक निगमन। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तीसरा है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताइएगा, क्योंकि जो मैंने इसका आंसर देखा है, आंसर की में जो दिया गया है वो दिया गया है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। लेकिन एससीईआरटी की बुक मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, उसमें दिया गया था कि बच्चों को संख्या ज्ञान यानी कि थोड़ा सा उन्हें संख्या ज्ञान यदि हो जाए उसके बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें बताइएगा यदि आपको कहीं मिलता है। वैसे आंसर की में पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। 52 नंबर जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। व्यवकलन का, स्थानीय मान का, गुणा का और लास्ट ऑप्शन है योग का। यानी कि सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इनमें से किसका ज्ञान होना चाहिए यदि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो ये प्रश्न तो बहुत आसान सा हो गया। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं आप सभी लोग जानते होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि योग, घटाव, गुणा और भाग। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, योग, व्यवकलन, इसी को घटाव कहते हैं, गुणा और भाग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? जोड़ सिखाया जा रहा है, कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। दूसरा है योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। और चौथा, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, यदि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को शिक्षक जोड़ सिखा रहा है तो वो क्या करे, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा पहले प्रस्तुत करे। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 55 नंबर प्रश्न, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी कि जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। कौन सा प्रश्न हल करने के लिए दिया? एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का जो शाब्दिक प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन है योग की पुनरावृत्ति, तीसरा ऑप्शन है समुच्चयन और चौथा है संवर्धन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कि एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाले जा रहे हैं, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा समुच्चयन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 56 नंबर प्रश्न भी गणित के पेडागॉजी में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न थोड़ा सा धुंधला जरूर दिखाई दे रहा होगा। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। यह कथन कैसा है? इसका मैं सीधा सही आंसर बताता हूँ। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन जो है सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, दूसरा है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, तीसरा है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता और चौथा ऑप्शन है गणित विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है हमें बताना है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जिसका उल्लेख करता है वो है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। यह ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं? विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में और चौथा ऑप्शन है कक्षा के प्रतिभा संबंध विद्यार्थियों को पहचानने में। तो जो प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिकल पजल्स होते हैं वह जो है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी कि 2 विमाओं की माप की जा रही है, इसलिए क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण या फिर अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो वस्तुएं कितनी हैं? 2 या 2 से अधिक हैं और उनके क्षेत्रफलों की तुलना करना है। इस कारण यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रेक्षण। प्रेक्षण के माध्यम से जो है उनके क्षेत्रफलों की तुलना की जा सकती है। अगले आइए इस पेपर के अब गणित के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कह रहा है 1001 गुणे 111 इक्वल टू 1,10,000 प्लस 11 इंटू समथिंग। यहाँ पे रिक्त स्थान का ही मान पूछा जा रहा है। मान लेते हैं रिक्त स्थान पे x आएगा। अब इसको हल करते हैं तो इसका गुणा यदि इसमें करें तो 111 का गुणा 1 में करेंगे तो 111 का 111 हो जाएगा। डबल जीरो है तो 111 पूरा लिखा जाएगा और 111 करने 111 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 1,11,111 आ गया। अब इसके बराबर कितना दिया है? 1,10,000
और 11 का गुणा x में हुआ तो 11x। अब इसी को हल करना है। इसको जो है दूसरी तरफ पंचांतर कीजिए, पंचांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 11x बराबर निकल के आ जाएगा 1,11,111 माइनस 1,10,000। ठीक है। अब यहाँ से 11x की वैल्यू क्या आएगी, घटाइए, यहाँ से आ जाएगी 11x इक्वल टू 1,111। x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 11 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो दूसरी तरफ डिवीज़न में आ जाएगा। अब इसे भाग करने पर क्या आंसर आएगा, 11 करने 11, 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर से 11 करने 11 भाग चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 101। दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। 38 नंबर प्रश्न, 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान गुणे 7 गुणे एक खाली स्थान है। खाली स्थान में क्या आएगा हमें बताना है। तो खाली स्थान में मान लेते हैं x आएगा। अब देखिए इसमें जो है 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 लिखिए, 5 के बाद जितनी भी डिजिट होंगी उतने 0 बढ़ा देंगे तो हमारे पास 5 का स्थानीय मान आ जाएगा। 3 डिजिट है 5 के बाद, तो 5 के बाद 3 0 बढ़ा दिए, 5000 जो है इसमें 5 का स्थानीय मान आ गया। इसी प्रकार 2,659 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 6 के बाद 2 डिजिट तो 2 0 बढ़ा दिए, हमारे पास आ गया। अब 7 गुणे x 7x, यानी कि यहाँ से निकल के आया 7x बराबर 5000 प्लस 600 यानी कि 5600, और x बराबर कितना आ जाएगा 5600 बटे 7, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बटे 56 और 2 0 तो है ही, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू जो निकल के आई वो 800, यानी कि यहाँ इसका आंसर जो होगा 800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इक्वल टू 999 प्लस 9 गुणे समथिंग है तो रिक्त स्थान में क्या होगा। मान लेते हैं कि रिक्त स्थान में जो है x होगा। उसी प्रकार इसको भी हल कीजिए। अब 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड, यानी कि ऐसा गुणनखंड जिससे 36 और 48 दोनों जो है विभाजित होता हो, तो 1 से दोनों विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और इसके बाद जो होगा 12 से होगा, और किसी से यह विभाजित नहीं होगा। इनको ज्ञात करने का दूसरा तरीका यह है कि आप 36 के सभी गुणनखंडों को लिख लीजिए, उसके बाद 48 के गुणनखंडों को लिख लीजिए, उनमें जो कॉमन होंगे उन्हीं गुणनखंडों को यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो दोनों में होगा उन्हीं गुणनखंडों को हम लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12। अब इसके बराबर हमको क्या दिया गया है 999 प्लस 9 गुणे x कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 छक्का 144 और 144 गुणे 12, ये हो गया 1728। ठीक है, ये 999 तो ऐसे ही था और प्लस 9x। अब 9x को दूसरी तरफ 999 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास 9x बराबर निकल के आएगा 1728 माइनस 999। यह कितना हुआ, यह हो जाएगा हमारे पास, घटाइए 1728 में से 999, यह आएगा 729। यानी कि हमारे पास जो अब गणितीय स्वरूप निकल के आया है 9x बराबर 729, इसको हटाते हैं जगह कम है, हमारे पास निकल के आया है 9x बराबर 729, तो x बराबर 729 बटे 9, डिवाइड कीजिए कितना आएगा 9 8 72 और 9 1 9, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा खाली स्थान में वो होगा 81। देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगले प्रश्न को समझते हैं। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। इसको हल करने के लिए आपको भाग देकर चेक करना होगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ भाग देना है। तो 26,679 को आप भाग दीजिएगा 39 से, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शेषफल है वो बचेगा 3। और जब 29,405 को 34 से भाग देंगे तो आपके पास जो शेषफल है बचेगा 29। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनके अंतर को 18 से भाग दिया जाए। इनका अंतर कितना आ रहा है, 29 और 3 का अंतर कितना है, 26 है। इसको जो है 18 से भाग दे दीजिए तो शेषफल कितना होगा, 18 × 18, हमारे पास जो शेषफल निकल के आ जाएगा 26 - 18 यानी कि 8। 8 यहाँ पे शेषफल होगा। देखते हैं कहाँ दिखाई दे रहा है, यह चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारोगुणज भागा 90 बराबर है, किसके बराबर है हमें बताना है। तो 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारोगुणज का मतलब है कि इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं। क्या क्या संख्याएं हैं, 36, 54 और 60। क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। भाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग दीजिए, भाग चला जाएगा 18 बार, 27 बार और 30 बार। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, अभी भी भाग जाएगा, 2 × 9 = 18, 27 में भाग नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए और ये 15। ठीक। पुनः भाग दीजिए, अब जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, अब हमें 3 से भाग देते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27 और 3 × 5 = 15। अब जो है फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और ये 5। अभी भी 3 से भाग जाएगा, जो 1 है उसको उतार लेते हैं, 3 × 1 = 3, 5। अब जो है 5 से भाग जाएगा और सभी जगह 1 बच जाएगा। अब यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे, सभी जगह 1 बच गया तो छोड़ दीजिए यहीं पे। अब क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108 और 108 × 5 = 540। यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आएगा वही होगा सबसे छोटा सारोगुणज। 540 हमारे पास निकल के आया है। इसको कह रहा है भाग दीजिए 90 से। 90 से भाग देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल और 9 × 6 = 54। यानी कि यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 6। देखते हैं कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास कुल कितनी बची टॉफ़ियों की संख्या है। तो कितनी टॉफ़ियाँ बची हुई हैं यह जानने के लिए हम ये ज्ञात करेंगे कि उसने कितना दे दिया पहले। तो उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ थी, 5 दर्जन। 5 दर्जन टॉफ़ियाँ थी, यानी कि 1 दर्जन में 12 तो 5 दर्जन में 60, 12 × 5 = 60। सोनू के पास कुल 60 टॉफ़ियाँ थी। उसने इनका 1/3, 1/3 यानी कि 60 का 1/3 निकालिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो काटिए, 20 तिहाई 60 यानी कि 20 टॉफ़ी। 20 टॉफ़ी उसने अमिता को दे दिया। 2/5 अनिल को, 60 का 2/5 कितना होगा, 60 का 2/5 काटिए, 5 से जो 60 है 12 बार में कट जाएगा और 12 दूनी 24, यानी कि 24 टॉफ़ी उसने अनिल को दे दिया है और 1/12 जो है हमीदा को दिया है। तो 60 का 1/12 निकाल लीजिए, 60 का 1/12, 12 × 5 = 60, 5 × 1 = 5, यानी कि 5 टॉफ़ी उसने हमीदा को दे दिया है। सोनू के पास 60 टॉफ़ियाँ थी, उसने इतनी टॉफ़ियाँ दे दी। अब उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ बची हुई हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कितनी दे दी उसने, 20, 24, 44, 5 49, 60 में से 49 टॉफ़ियाँ उसने बांट दी। तो अब कितना बचा हुआ है, तो 60 में से 49 घटाइए, कितना आ जाएगा, हमारे पास 11 निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल टू 11,012 प्लस एक खाली स्थान है उतना दहाई, इस पूरे स्थान को x मान लीजिए। उसके बाद जो है हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यह पूरा क्या हो गया, x हो गया। अब इसको हल कीजिए। 112 इकाई कितना होगा, 112 होगा, और 12,000 12,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 11,012 है ही, और इसकी जगह पे हमने x मान लिया है। तो इनको ऐड कीजिए, यह आ जाएगा 12,112। इसको दूसरी तरफ पंचांतर करेंगे तो यह दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। 1,10,012 इक्वल टू x। अब इसको घटाइए, कितना आएगा, घटाने के बाद जो आएगा वो आएगा, घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 1 गया 1, और फिर 2 में से 1 गया 1, यानी कि यहाँ पे आएगा x बराबर 1100। यानी कि इस पूरे स्थान पे जो है 1100 लिखा जाएगा, ठीक है। जब 1100 लिखा जाएगा तो यह कितनी दहाई है, यह जो है 110 दहाई है, क्योंकि आप 110 दहाई को लिख के देखिए 1100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक ही माप यानी कि एक ही साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml दूध भरा जाता है। ऐसी ही 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे 23 बोतलों में जितना दूध भरा गया है वो दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 16 बोतल में कितने दूध भरे जाएंगे। यह ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि एक बोतल में कितना दूध आएगा। एक बोतल में जितना दूध आएगा उसको यदि हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 16 बोतलों में दूध की मात्रा पता हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि एक बोतल में कितना दूध आएगा। 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 51.750। कितने में, 23 में। तो एक में कितना होगा, 23 से डिवाइड कर दीजिए, भाग करके आपको आंसर मिल जाएगा। 23 दूनी 46, बचा 5, दशमलव आया है तो दशमलव उतार लेंगे। 23 दूनी 46, 57 हुआ था, 11 बचा यानी कि 115 हो गया। 23 बचे 115, यानी कि भाग पूरी तरह चला गया। यहाँ पे आया 2.250, यानी कि 2 लीटर और 250 ml दूध जो है एक बोतल में भरा जाएगा। तो 16 में कितना भरा जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसी को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 पचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, और 16 दूनी 32, 32 4 36, यहाँ से आ गया 36 लीटर, ठीक है। 0 ml आया है, यानी कि 36 लीटर यहाँ पे 16 बोतलों में दूध की मात्रा निकल के आ गई। यह किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यह हमें चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी कितनी होगी। यहाँ पे हमें दिया गया है कि आधा सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर होगा ना। यह पैमाना है, यह इक्वल नहीं है, ठीक है, यह पैमाना है। तो 1800 किलोमीटर की दूरी पर कितने सेंटीमीटर होगा हमें बताना है। तो 1 सेंटीमीटर में जो है 400 किलोमीटर हो रहा है, तो इसलिए 1800 में कितना सेंटीमीटर होगा इसको जानने के लिए 400 से डिवाइड कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब जब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4.5, यानी कि 4.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, 4.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह इस पैटर्न का प्रश्न एक जो है हर बार पूछा जा रहा है, इसमें बारी बारी से हम चेक करेंगे। पहले ऑप्शन को चेक कीजिए, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, इसको चेक कीजिएगा ज़रा। तो 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है, यह तो आप सभी लोग जान रहे हैं। तो 1 ml बराबर कितना होगा, 1 ml बराबर 1/1000 होगा, ठीक है। यह जो है शतांश नहीं है, यह हजारवां हिस्सा है।
इस कारण यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत है, यह हम टिक करेंगे। हमसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 47 नंबर प्रश्न, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो बक्से हैं, एक घनाभाकार है और एक जो है घनाकार है। इन दोनों बक्सों में एक लड़की है तनु, जो कुछ घनों को पैक करना चाहती है, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन उसके पास जो है 3060 घन है। वह संख्या पूछी जा रही है जो इन दोनों बक्सों में घनों को पैक करने के बाद शेष रह जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दोनों बक्सों का जो आयतन होगा उनका कुल आयतन ज्ञात कर। जब दोनों बक्सों का कुल आयतन ज्ञात हो जाएगा तो एक छोटे बक्से के यानी कि जो घन पैक करना है उसके आयतन से इस कुल आयतन को डिवाइड कर देंगे। इससे जो है हमें इन दोनों बक्सों में पैक करने वाले घनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो कितने घन पैक हो गए यह ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद उसे हम 3060 में से घटा देंगे तो जितने घन बचे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले घनाभाकार और घनाकार इन दोनों बक्सों का जो है आयतन निकालते हैं। तो घनाभाकार बक्से का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 13 गुणे 11 गुणे 9, इसको हल करने पे कितना आएगा? 11 नवा 99 और 99 को 13 से गुणा करना है तो 13 नवा 117, हासिल लगा 11 और 13 नवा 117 और हासिल 11 लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा 128, यानी कि 1287 घनाभाकार बक्से का आयतन होगा। दूसरा जो बक्सा है घनाकार है तो यह होगा एक क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। 12 का यदि क्यूब करेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12 यह होता है 1728। इन दोनों को यदि जोड़ दें तो 8 7 15, 8 2 10 1 11 और 7 2 9 1 10 और 2 1 3। यहाँ पे 3015 जो है बक्से का आयतन हमें ज्ञात हो गया। छोटे बक्से का आयतन कितना होगा? छोटा बक्सा जो है जिनको पैक करना है वो है घनाकार और 1 सेंटीमीटर भुजा का है तो यह जो होगा 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही रह जाएगा, यानी कि छोटे बक्से का जो आयतन है वो 1 है। अब जो है 3015 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3015। ऐसे मोटी मोटा सोचिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक बक्सा पैक हो रहा है तो 3015 में कितना पैक होगा? 3015 ही पैक होगा। 3015 हमारे पास पैक हो गए, लेकिन हमारे पास जो घन थे वो थे 3060। तो कितने बच गए यह जानने के लिए 3015 को 3060 से घटा देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 45। यह ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है? पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इस कारण यह जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 48 नंबर प्रश्न, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों वर्ग सेंटीमीटर में का योग है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले एक आयत ले लीजिए। इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है। लंबाई दी गई है 48 और चौड़ाई दी गई है 21। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है एक वर्ग है जिसकी जो भुजा है आयत की लंबाई का 2/3। आयत की लंबाई कितनी है? 48 दिया गया है। इसका यदि 2/3 निकालेंगे आप तो 2/3 48 का निकालिए। 3 से जो है 48 कितनी बार में कटेगा? 16 बार में कट जाएगा। 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पे जो वर्ग की भुजा निकल के आएगी वो होगी 32। अब कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 48 गुणे 21। 48 गुणे 21 कितना होगा? 48 गुणे 21 यह हमारे पास निकल के आएगा 48 एकन्ने 48 और हासिल लगा 4, 48 दूनी 96 और 400। 1008 जो है आयत का निकल के आ गया। और वर्ग का जिसकी भुजा 32 सेंटीमीटर है निकालिए जरा। तो वर्ग की भुजा का स्क्वायर यह होगा वर्ग का क्षेत्रफल।
यानी कि 32 का स्क्वायर कुल हो गया ये 1024। ठीक है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 8 4 12, 2 1 3, यह 0 है और 1 1 2, यानी कि यहाँ पे जो कुल क्षेत्रफल निकल के आया वह है 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गुणनफल 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर है, किसके बराबर है? इसको जानने के लिए हमें जो है शुरू से सबको चेक करना होगा। जब चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर किसके हैं। तो यदि पहले ऑप्शन को यदि आप चेक करेंगे तो 7 गुणे सेकंडों की संख्या दे रहा है। एक हफ्ता में सेकंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले एक सप्ताह को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। इसको घंटे में बदलेंगे, 24 से गुणा करेंगे, फिर मिनट में बदलेंगे और फिर सेकंड में बदलेंगे। और आप देखेंगे कि यह जो आंसर आएगा 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, यह जो है इसी के बराबर आएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में अधिकतर जो होता है पहला ही ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे भी पहला ऑप्शन सही है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलो मछली जो है 27 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 रुपया प्रति किलो की दर पर बेच दिया। उसका कुल लाभ कितना हुआ? तो कुल लाभ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? उसने कितने में कुल खरीदा और कुल कितने में बेचा, इसको ज्ञात कर लेंगे और जितने में बेचा है उसमें से जितने में खरीदा था उसको घटा देंगे तो हमें आंसर निकल के आ जाएगा। यह जो प्रश्न है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। आपको यह ज्ञात करना है कि उसने कितने में खरीदा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2709 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कितने में बेचा यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि मछली बची कितनी है सूखने के बाद। सूखने के बाद बची है 1/3, यानी कि 2709 का 1/3 बचा हमारे पास 903 kg। इसने इस 903 kg को 97.5 के रेट से बेच दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेचे गए दाम में से खरीदे गए दाम को घटा दीजिए, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 3 किलो मछली लीजिए, सूखने के बाद बचा 1 kg। 3 किलो उसने खरीदा था 27 रुपये पर केजी के हिसाब से 81 रुपये में, और 1 kg उसने बेच दिया 97.5 रुपये में, यानी कि 1 kg मछली बेचने पर उसे 16.5 रुपये का लाभ हुआ। वह कुल मछली बेच कितना रही है? 2709 का 1/3, यानी कि 903 kg मछली बेच रही है। यदि 1 kg बेचने पे 16.5 रुपये का लाभ हुआ तो 903 kg बेचने पे कितने का लाभ होगा? 16.5 गुणे 903, इतने रुपये का लाभ होगा। यहाँ से आपको सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन करना होगा और आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 14,899 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में कितना था, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले प्रत्येक शिफ्ट में जो ये 3 बार में गई है, प्रत्येक बार कितना समय लगा है ये हमें ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। वहाँ से यदि समय बराबर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा दूरी बटे चाल। तो पहली बार में कितना समय लगा? 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी कि यहाँ से जो समय निकल के आएगा 16/15 प्लस 20 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यानी कि 20/50। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको जो है आप ऐड कर लीजिए। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है 16/15 प्लस 2/5 प्लस 5/6। जिनको ऐड करना है उसको फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ। 16/15, 0 कटने के बाद हमारे पास आया था 2/5 और 5/6। इन्हीं को ऐड करना है। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यदि हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 और 5 पचे 25। इनको ऐड कीजिए। 25 12 27 और 32 69, 69/30। ये आया हमारे पास घंटे में, लेकिन हमें मिनट में बताना है। इस कारण इसमें जो है 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से 60 2 बार में कट जाएगा। 69 दूनी 138। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा।